नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह कन्या राशि के ऊपर है। वर्ष 2023 मार्च का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि कन्या राशि में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो मास के प्रारंभ से ही केतु तुला राशिगत धन भाव में चलायमान है। बुध शनि राशिगत कुंभ राशि का षष्ठम भाव में चलायमान है। बृहस्पति शुक्र मीन राशि का भार्य भवन में चलायमान है। राहु मेष राशि का अष्टम भाव में चलायमान है। मंगल वृषभ राशि का नवम भाव में चलायमान है। चंद्रमा मिथुन राशि का दसम भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि कन्या राशि वाले जातकों के बारे में मार्च के महीने की यदि चर्चा की जाए तो ये जो महीना है कन्या राशि वाले जातकों के लिए परम योग कारक है। चाहे वह व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, चाहे भले वह नौकरी पेशे के संबंधित हो या चाहे वह पारिवारिक स्थिति के संबंधित हो, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये जो मार्च का महीना है ये विशेष तौर से काफी योग कारक समय कहा जा सकता है। यहां पर यदि साप्ताहिक रूप से कन्या राशि वाले जातकों के बारे में बात की जाए तो 1 से 7 मार्च की यदि बात की जाए तो 1 से 2 मार्च का समय प्रतिष्ठादायक समय कहा गया है। यहां पर जातक को कहीं ना कहीं से जिसे ये कह सकते हैं ना कि सम्मान प्राप्ति के योग इस समय अवधि में जातक को मिलेंगे या इस समय अवधि में जातक कहीं ना कहीं से सम्मानित हो सकता है। इस समय अवधि में जातक अपने द्वारा की गई मेहनत का पूरे से पूरा लाभ उठाएगा। साथ ही साथ इस समय अवधि में कहते हैं ना कि पहले तो लोग मदद नहीं करते थे, अब सामने से आकर लोग मदद कर रहे हैं। तो भैया ये समय आपका कुछ इस प्रकार से होगा कि लोग सामने से कहेंगे कि चलो भैया मैं तुम्हारे साथ हूं या मैं आपकी मदद कर लेता हूं। तो ये समय आपका कुछ इस प्रकार से है, तो आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यदि 3, 4, 5 की बात की जाए तो इसे भी सर्व लाभकारी समय कहा गया है। इसमें भी आपके जो भी कार्य हैं, चाहे वह लंबित हो या अटक रहे हो, किसी भी कार्य से पूरे नहीं हो रहे हो, तो वह आपके इस समय अवधि में जरूर पूरे होंगे। यहां पर यह कहा जा सकता है कि इस समय अवधि में कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ लग सकता है। कहते हैं ना कि मैं इसके प्रति काफी टाइम से मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे कहीं ना कहीं सफलता की प्राप्ति के योग नहीं मिल रहे हैं, तो इस समय अवधि में आपको जरूर ये मिल सकता है। यहां पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये जो समय है ये आपके लिए काफी योग कारक है। यहां पर आपका जो सामाजिक दायरा है वह भी काफी बढ़ेगा। यहां पर शुक्र और बृहस्पति दोनों ही मीन राशि से युक्त होकर एक कुंभयुना योग बना रहे हैं। जब किम बहुना योग बनता है तो इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि जो पारिवारिक स्थिति है वह काफी सुदृढ़ होती है। साथ ही साथ इस समय अवधि में आपके घर में भौतिक वस्तुओं की अच्छी प्राप्ति होती है। कहते हैं ना कि गाड़ी हो गई, अच्छा सा मकान बन गया, फर्नीचर जिसे ये कह सकते हैं ना कि काफी योग कारक। तो काफी आनंददायक आपको ये जो समय आपके लिए बीतेगा। 6 से 7 मार्च का समय थोड़ा सा चिंतादायक हो सकता है इस समय अवधि में, जिसे ये कहते हैं ना कि हम एक्सपेक्टेशन हमारी इस समय अवधि में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो ज़्यादा लालच इस समय अवधि में नहीं करना है, क्योंकि कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और हम ज़्यादा लाभ प्राप्ति के चक्कर में कम से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसा कोई भी कार्य आप ना करें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए तो 8 से 15 मार्च का समय जातक के लिए अच्छा है। यदि 8, 9, 10 के समय की बात की जाए तो ये जो समय है ये काफ़ी जिसे ये कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा मिश्रित बीतेगा। इस समय अवधि में जहां तक हो सके आप यदि अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखते हैं तो अनावश्यक के वाद विवाद टल जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर यह कह सकते हैं कि परिवार के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन यदि आप भी क्रोध अवस्था में इस समय अवधि में रहते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं भैया, कंट्रोल करना होगा, क्योंकि समय अच्छा है। कहते हैं ना कि जब आप मीठा खा रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कड़ा भी खा लेना अच्छा रहता है, तो मीठे का पूरा अनुभव आपको मिल जाता है। 11-12 के समय की बात की जाए तो शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पर जिसे ये कह सकते हैं ना कहीं आप बाहर ट्रैवल इस समय अवधि में कर सकते हैं। लंबी यात्राएं इस समय अवधि में हो सकती हैं और आप अपने दोस्तों के साथ में इस समय अवधि को काफ़ी व्यतीत करेंगे। यहाँ पर आपके लिए ये भी है कि आपको 13-14 यदि मार्च की बात की जाए तो ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए धनागमन का समय कहा जाता है। इस समय अवधि में जो भी आपके अटके हुए पैसे हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर आएंगे। तो इस समय अवधि में विशेष आपको प्रयास करने हैं तो आपके जरूर ये काम हो जाएगा। जिसे ये कहते हैं ना कि धनागमन के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं जिसे ये कहते हैं ना कि थोड़ी सी सावधानी भी इस समय अवधि में बरतनी है। तो कहते हैं ना कि जहां तक हो सके
जहां तक हो सके आप अपने निर्णय क्षमता को स्ट्रोंग करें, जहां तक हो सके आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, तो जैसे कहते हैं ना कि निर्णय क्षमता काफी अच्छी रहती है, क्योंकि कमजोर इस समय अवधि में आपको नहीं पड़ना है। 15 मार्च का समय पुनः थोड़ा सा सावधानी बरतने लायक है, वरना जिसे कहते हैं ना कि बने बनाए काम के ऊपर पानी फिर जाना, तो इस समय अवधि में थोड़ा सा आप संभल के रहें। 16 मार्च से 23 मार्च की चर्चा की जाए तो 16-17 का समय पुनः योग कारक नहीं है। इस समय अवधि में आपको मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति आपको परेशानी हो सकती है, कि जिसे कि कहते हैं ना कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं लेकिन मन नहीं लग रहा है। तो कुछ इस प्रकार की घटनाएं भी इस समय अवधि में हो सकते हैं। आप इस समय अवधि में जितना हो सके उतना अपने प्रेशर को नियंत्रण रखें। यदि आप अत्यधिक चिंताग्रस्त हैं तो भैया शांत होकर थोड़े टाइम रुक जाएं कि नहीं भैया अभी मैं किसी भी तरह में नहीं हूं। और इस समय अवधि में विशेष तौर के आपके साथ में ऐसा हो सकता है कि नहीं चाहते हुए भी, कहते हैं ना कि मुझे समझौतावादी दृष्टिकोण रख के फिर मुझे कार्य करना पड़ रहा है, तो ये ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ में हो सकती हैं। कहते हैं ना कि अरे भैया यहाँ पर तो मुझे झुक के भी काम करना पड़ रहा है, तो ये कह सकते हैं कि एक समझौतावादी दृष्टिकोण कहा जाता है। तो समय समय की बात है भैया, आज बीज है तो कल तीज है। उसके बाद में पुनः आपके लिए समय, जिसे ये कहते हैं ना कि आपके पक्ष वाला आएगा। 18-19 की बात की जाए तो ये समय पुनः आपके लिए, जिसे कहते हैं ना सकारात्मक ऊर्जा वाला समय कहा जा सकता है। इस समय अवधि में आपके जो भी संतान पक्ष है उसके प्रति जो चिंताएं चल रही है वह भी ईश्वर की कृपा से दूर होगी। इस समय अवधि में कुछ नया कार्य आपके प्रारंभ हो सकता है। 20-21 मार्च की यदि बात की जाए तो ये आनंददायक समय कहा जा सकता है। शुभ समाचार इस समय अवधि में आपको मिलेंगे। कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत आपके हो सकती है। कुछ आप नया कारोबार इस समय अवधि में प्रारंभ कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग इस समय अवधि में यदि एग्जाम देते हैं तो उनके लिए ये समय काफी योग कारक है। मतलब कुल मिला के ये समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि इस समय अवधि में यदि आपकी प्रबंध क्षमता अच्छी हो तो आपके सारे कार्य इजी गोइंग हो जाएंगे। तो भैया थोड़ा सा आप उपायों की तरफ भी विशेष तौर से ध्यान दें। 22-23 मार्च की यदि बात की जाए तो ये यात्राओं का समय कहा जा सकता है। आप इस समय अवधि में कहीं ना कहीं जिसे ये कह सकते हैं कि खुश रहने का प्रयास करेंगे। परिवार वालों को साथ लेके आप इस समय अवधि में चलेंगे। साथ ही साथ 23 मार्च को पुनः समय थोड़ा सा विपरीत हो सकता है, कार्य के प्रति रुकावटें पैदा हो सकती हैं। यहां पर चतुर्थ सप्ताह की बात की जाए तो 24 से 31 मार्च का समय, शुरुआती चरण जो 24-25 का समय है, थोड़ा सा यह भी आपके लिए कष्टकारी बीत सकता है। मतलब कहते हैं ना कि अपनी देसी भाषा में कहावत है, होड़ा होड़ गोडे फोड़ना। मतलब हमें ऐसी थोड़ी सी लालच भरा सा आ जाता है इस समय अवधि में कि अरे यार सामने वाला व्यक्ति तो ऐसे हैं, मैं क्यों नहीं हूं, उसने ये मकान को ऐसा करवाया तो मैं भी क्यों रिनोवेट नहीं करवा सकता। मतलब हम दिखावटी पने में इस समय अवधि में ज्यादा आ सकते हैं। तो थोड़ा सा बच के रहें, समय आपका है, क्योंकि ये महीना काफी योग कारक है। आपके प्रतिष्ठा प्राप्ति के योग इस समय अवधि में बनते हैं। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे प्रतिष्ठा को आंच पहुंचे। यहां पर आपको विशेष तौर से एक मैं सलाह देना चाहता हूं कि जोश में कदाचित होश नहीं खोना है, क्योंकि ये जो सप्ताह प्रारंभ हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं वाद विवाद के योग बनकर कोर्ट कचहरी का काम हो सकता है। तो भैया आप विशेष तौर से बचें। 26 से 27 मार्च का समय पुनः योग कारक है। इस समय अवधि में आप कहीं रिश्तेदारों के जा सकते हैं, उनके प्रोग्राम में आप सम्मिलित हो सकते हैं। इस समय अवधि में व्यापार में आ रही बाधाएं, जिसे ये कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा से आपको अच्छा महसूस होगा, और जो बाधाएं भी चल रही हैं वह भी ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। 28, 29, 30 का समय की यदि बात की जाए तो ये भी काफी योग कारक हैं। इस समय अवधि में ये कह सकते हैं कि जो आप शिक्षा के प्रति जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये समय काफी योग कारक है। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने परिवार को पूरी तरीके से समय दे पाएंगे। यहाँ पर आप अपने कार्य की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। आप व्यापार में कोई नया इनोवेशन ला सकते हैं, कोई नई मशीनरी के प्रति आप विचार कर सकते हैं और उसको आप मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने कार्य क्षेत्र को काफी बढ़ाएंगे। कितना पहले मैं इतने में करता था, अब मैं इतनी सोच रहा हूं, क्योंकि ये समय में किम्हुना योग भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं परिवार का पूरा सहयोग भी प्राप्त होता है, चाहे भली वह है ना जो धर्म पत्नी के द्वारा सहयोग की प्राप्ति हो, भाई के प्रति हो, माता के प्रति हो, या फिर संतान के प्रति हो, परम सहयोग की प्राप्ति। और मेरा ये मानना है कि जब परिवार सहयोग करता है तो बेशक सारे कार्य ईश्वर की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। तो एक सहयोग क्षेत्र हो रहा है। तो इस समय अवधि में नए कार्य की शुरुआत के बारे में भी कहा जाता है। 31 मार्च की यदि बात की जाए तो ये समय भी काफी हंसीदायक, जिसे कहते हैं ना कि आनंददायक समय है। तो यह भी आपका इस प्रकार से बीतेगा। तो वैसे कहा जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए पूरा माह ही बहुत ही योग कारक है।
फिर भी ऐसा लगता है तो आप विशेष तौर से सूर्य के संबंधित उपाय के ऊपर ध्यान दें और बुध के संबंधित उपाय करें। आप क्या करें, प्रत्येक बुधवार के दिन आप गजानन जी के स्तोत्र पढ़ सकते हैं, आप गजानन जी की आरती कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि यहाँ पर आप जो गजानन जी की छोटी सी मूर्ति लेके आए और उसके ऊपर आप सिंदूर और तेल का लेप आप अवश्य करें। जैसे कहते हैं ना कि अंगी करना, तो वह भी बहुत योग कारक रहता है। यहाँ पर आप बुध के नियमों की जितनी पालना करेंगे उतना आपके लिए योग कारक रहेगा। यहाँ पर आप प्रत्येक बुधवार के दिन भगवान गजानन जी को 5 मोदक के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, यह भी बहुत योग कारक है। यदि आप तेल और उसका लेप नहीं कर सकते हैं तो आप कोशिश करें कि गाय छाप सिंदूर गजानन जी के श्री चरणों में जरूर चढ़ाएं, वह भी आपको लाभ प्राप्ति के योग करेगा। दूर्वा जो आती है वो भगवान के सिर के ऊपर चढ़ाएं, यह भी बहुत योग कारक है। इसके द्वारा भी आपके बुध के संबंधित यदि परेशानी है तो वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। यदि आपकी कुंडली में बुध श्रेष्ठ या मित्र भाव में विराजित है, श्रेष्ठ स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो आप 5.25 रति से 7.25 रति के बीच में स्वर्ण या चांदी में आप पन्ना धारण कर सकते हैं, वह भी आपके लिए बहुत शुभ कारक रहेगा। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। जय जय श्री राम।